हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम देखते हैं कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा अंडर आर्टिकल 368, ये जो अमेंडमेंट होगा वो तीन तरीके से अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी चीज़ है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो देखिए, जैसा मुद्दा होगा, जैसा भारी मुद्दा होगा तो भारी भारी तरीके से उसको अमेंड करेंगे, सिंपल मुद्दा होगा सिंपल तरीके से अमेंड करेंगे। और ब्रिटेन में केवल एक ही तरह की मेजॉरिटी होती है, वो सिंपल मेजॉरिटी होती है, उसी मेजॉरिटी से सारा काम होता है। लेकिन हमारी कंट्री डाइवर्स है इन कल्चर, टेरेन, जियोग्राफी, हर चीज़ में डाइवर्स है, क्यूजीन, रिलीजन, पीपल, सब लोग डाइवर्स हैं। तो हमें डाइवर्स तरीके से अपनी चीज़ों को समझना चाहिए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो एक क्रिटिसिज्म ये आया कि ये कॉपीड है। नहीं, कॉपीड नहीं है, हाँ इंस्पायर्ड है, बट चीज़ों को लेना किसी कंट्री से और अपने तरीके से उसको रखना, अपनी कंट्री में रखकर उसको अपने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कल्चर को देखकर उसको रखना, और अब तक वो काम कर रही है, ये एक आर्ट है। मतलब कॉपी करने में भी क्या चाहिए? माइंड। ठीक है। तो जो ये बाय सिंपल मेजॉरिटी है, ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती सिंपल मेजॉरिटी। देखिए, आप कोई भी नया स्टेट बना रहे हैं या एबॉलिश कर रहे हैं या बाउंड्री को अल्टर करने, क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। क्यों भाई? स्टेट ही को तो बना रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं, ये सेंटर की एब्सोल्यूट पावर है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप क्या कर रहे हैं? एबॉलिश कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। दरअसल देखिए, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हम पढ़ेंगे, सेंट्रल लेवल पे भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और स्टेट लेवल पे भी हमारा क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो यहाँ पे लोकसभा है वो सेंटर, स्टेट लेवल पे क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जो यहाँ पे राज्यसभा है, यहाँ पे क्या होती है? वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। हाँ, इक्विवेलेंट तो नहीं, इक्विवेलेंट आप नहीं कह सकते राज्यसभा की इक्विवेलेंट है, इसकी पावर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे होती है राज्यसभा। राज्य की सभा, जो राज्य के मेंबर होंगे वो चूज करते हैं कि जाओ हम पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करो, ये होती है राज्यसभा। तो देखिए, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या होता है कि इसको एबॉलिश करने में या क्रिएशन करने में जो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे, सिंपल मेजॉरिटी। सेकेंड शेड्यूल की बात करेंगे, अलाउंसेस की, पीएम सीएम कितनी अलाउंस होनी चाहिए, कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितना कम होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। कोरम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, कोरम जो होता है, तो ये कोरम पूरा करने के लिए मतलब कि भाई इस हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। अब मान लीजिए 550 लोग पूरा टोटल मेंबर हैं, उसका 1/10 कितना हो जाए? 55 लोग से ज़्यादा होंगे लोकसभा में, तो हमारी प्रोसीडिंग शुरू होगी, काम वहाँ का शुरू होगा, ये कोरम होता है। अलाउंसेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो अलाउंसेज है उनकी बात करेंगे, कितना पैसा देना है, क्या करना है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो रूल प्रोसीजर, जिस तरह से पार्लियामेंट हमारी मूव कर रही है, किस रूल से जाएगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, रूल्स एंड प्रोसीजर, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? वो सिंपल मेजॉरिटी लगानी पड़ेगी। यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, जो इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज करेंगे पार्लियामेंट में, इसकी बात करेंगे। देखिए, बात ये है ना, जो यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, कि जब हमारा 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहे थे वहाँ पे कि क्या अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाषा कौन सी रखी जाए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या होगी, ऐसी लैंग्वेज नहीं, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। जैसे आमिर खुसरो साहब जब थे तो उन्होंने बोला था कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होगी अरबी होगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम दो लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, अल्टरनेटिव चलती रहती है। तो जो नॉर्थ इंडिया, जो हिंदी बेल्ट था, यहाँ के जो पोएट्स थे वो भी तो वहाँ मेंबर थे, ये लोगों ने काफ़ी एजिटेट किया कि देखो जी हिंदी ही होगी, हिंदी होगी, हिंदी होगी। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इनकी अलग एक लैंग्वेज है, वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इंग्लिश होगी, इंग्लिश होगी, इंग्लिश होगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ठीक है, उन्होंने बोला 1960, अराउंड 1960 या 65 तक क्या होगा, 1960 तक इन्होंने बोला 10 साल आप इंक्रीज कर दो, 10 ईयर इंक्रीज कर दो, कि ताकि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए और साउथ की जो स्टेट है इसको भी, इनको भी हिंदी सिखाई जाए, ताकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस में करे? हिंदी में करे। ठीक है, तब तक 10 साल के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ हमारी चलेगी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम उसमें हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं। ठीक। अब दिक्कत क्या हुई कि जो हिंदी लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज को अभी प्रॉपर तरीके से इवॉल्व तो हुई नहीं हिंदी।
तब तक इवॉल्व नहीं हुई थी, बहुत प्रॉपर तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाई थी। अब इवॉल्व करने के चक्कर में, सिखाने के चक्कर में, और प्यूरिफिकेशन के चक्कर में, मेनली प्यूरिफाई करने के चक्कर में, प्योरिटी के चक्कर में हमने संस्कृत के वर्ड डालने शुरू कर दिए, किसमें, हिंदी में। और सिंपल की जगह क्या हो गई, हिंदी कठिन हो गई, इसलिए साउथ के लोग उसे सीख नहीं पाए और आज तक भी हमारे इंग्लिश में काम चलते रहते हैं। तो ये काम सेंटर की थी, ये काम नॉर्थ इंडिया का था। इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो गई। यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या यूज करेंगे, सिटीजनशिप आपकी क्या होगी, इसकी हम बात करेंगे। ये हमारी क्या होगी, सिंपल मेजॉरिटी से होगी। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देखिए एक होता है कि आप करते हो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या, आपकी जो इंडिया का मैप है इसमें 545 आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी, क्षेत्र बनाने पड़ेंगे, ताकि हर एक एमपी का क्षेत्र अलग हो। समझ रहे हो ना आप, स्टेट नहीं, स्टेट को डिलिमिट नहीं करना है, स्टेट के अंदर कुछ आपको बाउंड्री खींचनी, ताकि यहाँ से एक एमपी खड़ा हो, एक यहाँ से एमपी खड़ा हो, एक यहाँ से एमपी आए पार्लियामेंट में, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं। ओके, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है आपका, ट्राइबल एरियाज है, और सिक्स शेड्यूल में क्या, पेशा एक्ट है। इनको आप किससे करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी लगाए। अब देख लीजिए कितना कोई मामूली से काम है, सिंपल मेजॉरिटी लगा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी मैंने पढ़ा रखी है, ग्रेटर देन 50% वोट आने चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का। यहाँ पे कितना था, ग्रेटर देन 50% मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये थोड़ा कम हो जाता है। ये ग्रेटर देन 50% टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कंडीशन देखिए, तो दो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है स्पेशल मेजॉरिटी में। क्या क्या अमेंड करेंगे, केवल 3 चीज, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कितनी बड़ी चीज है, समझते हो आप, अमेंड करना कितनी बड़ी चीज है फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए ज्यादा मेंबर चाहिए और ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए। प्लस ऑल अदर विच इज नॉट कवर इन द फर्स्ट एंड थर्ड प्रोविजन, जो यहाँ पे नहीं कवर होगा और जो थर्ड प्रोविजन आ रहा है इसमें नहीं कवर होगा, तो किससे करेंगे, स्पेशल मेजॉरिटीज करेंगे, है ना। और ब्रिटेन में क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी, उससे सब कुछ नहीं होता ना भाई, सिंपल मेजॉरिटी सब कुछ कर देंगे, ऐसा थोड़े होता है। ओके, क्योंकि भाई बातों की गंभीरता को देखना पड़ता है ना। किसी दोस्त ने आपको मजाक में बोल दिया, किसी ने आपको टसन में आके बोल दिया, किसी ने आपको एब्यूज कर दिया, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना रिएक्ट करने की, उसी तरह से इन्होंने भी फ्रीक्वेंसी को अलग किया है। भाई ये मुद्दे ऐसे हैं, इनको बहुत सेंसिटिव तरीके से लेना है। भाई स्पेशल मेजॉरिटी, ये वाली मेजॉरिटी रहेगी, प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट का कंसेंट क्यों लेना है, स्टेट का कंसेंट मैं नहीं लूंगा, नहीं, क्योंकि अब स्टेट का जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो पावर है स्टेट की, वो आप यदि अमेंड कर रहे हो तो आपको स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई नेचर नहीं होगा फेडरलिज्म का। क्लियर, संघीय ढांचा हमारा गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर से जो भी रिलेटेड आपके प्रोविजंस होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा कि हाफ ऑफ द स्टेट 29 स्टेट जो हैं, इसमें 15 स्टेट 14.5, अब ये तो नहीं हुआ ना भाई 14.5 काट दिया यूपी को आधा, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब 15 स्टेट को कंसेंट देना पड़ेगा जब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होगा। ये कैसे, आप देखते हैं। पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, ये वाली मेजॉरिटी लगाई पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये स्पेशल मेजॉरिटी लगाएगा। स्टेट क्या करेगा, सिंपल मेजॉरिटी, सारे स्टेट मिलकर क्या, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 29 स्टेट है तो कितने स्टेट पास करने चाहिए, 15 स्टेट। अब देखो स्टेट के बाद थोड़ा मजेदार चीज क्या है, स्टेट नॉट टेकिंग एक्शन। अब स्टेट एक्शन ही नहीं ले रहा है, जितने स्टेट एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, मजे में बैठे हुए नहीं भाई, हमें इस बिल से मतलब ही नहीं है, बिल आया हुआ है, हमें रेटिफाई करना, अपने मजे में करेंगे जब मन करेगा, डज नॉट मैटर, नो टाइम लिमिट टू टेक एक्शन। जीएसटी का बिल गया, यूपी ने पास 2 साल तक रखा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं करना पास, मेरा मन नहीं कर रहा, अखिलेश यादव का मन नहीं कर रहा था, योगी जी मन नहीं कर रहा था, समझ रहे, नहीं पास करना, जो होगा देखा जाएगा। टाइम लिमिट नहीं है, क्या है, टाइम लिमिट नहीं है। ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, एक क्रिटिसिज्म है, इसका अमेंडमेंट जो एक्ट आया, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसका एक क्रिटिसिज्म है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्ट करती है स्टेट की, और सेंटर भी पार्ट करता है, दोनों लोग काम कर रहे हैं एक साथ में। यहाँ पे यदि कोई चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का। मतलब देखिए जी, यदि स्टेट का कोई वहां पर इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो एग्जीक्यूटिव पावर है क्या, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। अब आप स्टेट लिस्ट में कोई चेंज करके आप यूनियन लिस्ट में ला रहे हो उस प्रोविजन को, उस चीज को, तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे वो राज्यसभा में पढ़ेंगे, राज्यसभा जब आएगा तो राज्यसभा के पावर है उसके पास, स्टेट लिस्ट के किसी भी चीज को वो कह सकती है कि यूनियन तुम इसको टेक ओवर कर सकते हो, ये राज्यसभा का एक स्पेशल पावर, आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रोविजन में कोई चेंज हो रहा है तो वहां पे वो कंसेंट लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आगे ना स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट,
इनके बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवीजन ऑफ पावर। आप देखिए यहाँ पर 7 शेड्यूल क्या है, जो 7 शेड्यूल हमारा कवर करता है, शेड्यूल में यही लिखा गया डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड किया है। भाई ये नहीं है कि आप सेंटर हो तो सब कुछ कर लोगे, नहीं नहीं भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। 100 आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस पर आप काम करो, 61 सब्जेक्ट स्टेट के पास है, उस पर काम करो। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों एक व्हील है जिस पे चल रहा है, ये फेडरलिज्म का पहिया है जो चल रहा है। ये मतलब जो कि स्टेट है तो नीचे है और ये सेंटर है तो ऊपर है। हाँ, कुछ जगह पे सेंटर ऊपर है, बहुत जगह पे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमें सबको बांध के रखना है, तो पावर ज्यादा देनी पड़ेगी। हेड ऑफ फैमिली के पास पावर ज्यादा होगी, इनके पास पावर कम होगी। जो नेचुरल वे होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है ना, वो चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इनका भी काम इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि खाली जा रहे हैं स्टेट, नहीं, इनके पास वेलफेयर के सबसे ज्यादा काम होते हैं स्टेट के पास। जैसे पुलिस किसके अंदर आती है? स्टेट के अंदर आती है। लैंड किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है ना। एल्कोहल किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है। फाइनेंस किसके अंदर है? इनको देंगे स्टेट को, घंटा नहीं देंगे, किसको देंगे? सेंटर को। फाइनेंस पैसा कहाँ पे रहेगा? सेंटर के पास, ये बांटेगा सबको, है ना। और फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगी कितने % बांटना है, तब बांटा जाएगा। और इस पे बहुत, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो होती है वो आखिरी होती है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं हो सकता, कहीं भी कोर्ट में नहीं डाला सकता। फाइनेंस कमीशन बोली कि भाई इतना पैसा दे दो स्टेट को, सेंटर चुपचाप उठा के दे देगा, भाई ये ले पैसा, कहानी खत्म। इसलिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट मतलब कहाँ पे, पार्लियामेंट में किस जगह पर रिप्रेजेंट हो रहा है स्टेट? राज्यसभा में। कहाँ पे होगा? राज्य की सभा, राज्य की सभा, राज्य मतलब स्टेट की सभा। लोकसभा में कौन आएंगे? अलग से पूरे कंट्री से चुन के आएंगे। राज्यसभा में वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो चूज करके भेजेगी इनको। कोई दिक्कत? वो आगे आगे समझेंगे हम। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। देखो अब क्या हो सकता है, ये हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 368 पढ़ रहे हैं। अब इसी को ही मैं अमेंड कर दूं, इसी को ही मैं अमेंड कर दूं, कुछ चीजें हटा दूं, सारे सिंपल मेजॉरिटी, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब सिंपल मेजॉरिटीज होंगे, केवल पार्लियामेंट करेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या होगा? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड इटसेल्फ, इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है, इसको अमेंड करने के लिए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा। क्यों भाई? ये चीज नहीं करते आप तो पार्लियामेंट क्या कहती है कि ये तो है ही नहीं, ये इटसेल्फ जो प्रोविजन है आर्टिकल 368 जो है ही नहीं, इसी को ही मैं अमेंड कर देता हूँ। कहानी खत्म, रूल चेंज, स्टेट का काम खत्म। हर पावर जो सारा जो यहाँ पे 61 पावर है ना, 61 जो पावर है, लाओ यूनियन लिस्ट में, जो चाहिए डाल लेंगे यूनियन लिस्ट में। नहीं, ये आर्टिकल को अमेंड करने के लिए आपको जरूरत लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फेडरल कैरेक्टर है। मतलब कि अमेंड करना आर्टिकल 368 को एक बहुत टेढ़ी खीर है। समझ रहे हो आप? और कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368, आप समझिए। लिविंग, ये लिविंग बनाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, आप बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। देखिए क्रिटिसिज्म में आप ही सोचिए ना, क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है। पहली बात, हैवली, ये जो एक्ट है, जो चीजें दी गई है अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है, हैवली इंक्लाइन टुवर्ड द सेंटर्स। मतलब कोई भी बिल जो होगा अमेंडमेंट का, वो आप स्टेट लेजिस्लेचर शुरू नहीं कर सकता, ना ही वो कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वही यूएसए में क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट है उसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया और जो अलग अलग स्टेट है, ये लोग अपना इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ समझ आ गया कि कोई लिमिट नहीं है स्टेट को डिसीजन लेने के लिए, कोई लिमिट हमने नहीं रखा है करने के लिए। दो चीजें हो गई। और आप इसको जब पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, आपको जो चीज लगे कहाँ पे लिमिटेशन क्रिटिसिज्म हो सकता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वही लिमिटेशन हो, ऐसा क्रिटिसिज्म होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आप कर लीजिए इस चीज को। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अगला लेक्चर होगा बेसिक स्ट्रक्चर पे, जो एक लेक्चर में हम पूरा कर देंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे, केशवानंद भारती किसमें इवॉल्व हुआ, फिर बेसिक स्ट्रक्चर है। बट देखिए प्रोविजंस क्या क्या है, किसके अंदर ये कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन कौन से हमारे पोल ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, वो नहीं हटा सकते हम, उसकी हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।